अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सिल्विया प्लाथ की सेकंड बी पोएम को डिस्कस करते हैं, जिसका टाइटल है द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स। बी बॉक्स का मंगवाया जाना। बी बॉक्स मक्खियों को रखने के लिए आर्टिफिशियल एक डिब्बा होता है जिसके अंदर मक्खियों को रखा जाता है। सिल्विया प्लाथ की सबसे पहले पर्सनल लाइफ को डिस्कस करते हैं। उसके अलावा इस पोएम में यूज होने वाली टेक्स्ट को देखेंगे और इसमें सिमिली, कायुरा, एलिट्रेशन, एंजेममेंट, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, इमेजेस, थीम्स, सिंबल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर पर्सनल लाइफ को देखें, सिल्विया प्लाथ अक्टूबर 27 1932 में इसकी बर्थ है और 11 फेब 1963 में इसकी डेथ है, जो कि सुसाइड अटेम्प्ट में हुई। उसके अलावा ये फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है जो कि 1962 में लिखी गई अक्टूबर में और पब्लिश भी करवाई गई फर्स्ट टाइम। इसी तरह सेकंड टाइम एरियल पब्लिकेशन के अंदर ये 1965 में एरियल में पब्लिश की गई थी। उसके अलावा जो सिल्विया प्लाथ है, इसके पर्सनल जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो इस पोएम में हमें ज़ाहरी तौर पर बी बॉक्स की तरफ इशारा मिलेगा, लेकिन हकीकत में वो पर्सनल लाइफ, मेंटल एंग्विश और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थॉट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी एक लव मैरिज टेड ह्यूज के साथ इसकी लव मैरिज रही है, जिसके अंदर इसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से इसने सुसाइड भी की। दूसरे नंबर पर इसकी जो चाइल्डहुड था वो भी बहुत ज्यादा अजियत से भरा पड़ा था, क्योंकि कम्प्लेक्स इमोशंस इसके बचपन में भी देखने को मिलते हैं। 6 इयर्स की इसकी एज थी जब इसके फादर ओटो प्लेथ की डेथ हुई थी, तो वो भी एक इसकी कम्प्लेक्सिटीज का शिकार है। तो ये सारा मेंटल और 31 इयर्स की टोटल एज के अंदर इसकी सुसाइड, और ये 3-4 दफा इसने सुसाइड अटेम्प्ट की थी और इसने ओवन में लास्ट पे अपना सर दे के अपनी जान ले ली थी। तो ये इसकी पर्सनल लाइफ इसलिए मेंशन की गई है ताकि इस पोएम की टेक्स्ट को समझने में आसानी हो सके। एक तो ये बी बॉक्स की तरफ इशारा है और दूसरा इसकी पर्सनल लाइफ की तरफ है। चलते हैं इस पोएम की टेक्स्ट की तरफ। इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ 35 है और 5 लाइंस के 7 स्टेंजाज हमें मिलेंगे 35 लाइंस में, और एक मोनोस्टिक जो कि 1 लाइन स्टेंजा है वो मिलेगा। तो टोटल लाइंस जो है वो 36 बन जाएंगी, जिनमें 7 क्विंटन्स हैं और 1 मोनोस्टिक है, और 36 लाइंस टोटल पोएम की स्ट्रेंथ है लाइंस की। फर्स्ट लाइन की तरफ चलें। आई ऑर्डर दिस, मैंने हुक्म दिया, किसका? क्लीन वुड बॉक्स, इस साफ सुथरे लकड़ी के डिब्बे का। इसका मतलब यह है कि मैंने ये लकड़ी का डिब्बा खुद मंगवाया है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मेंटली परेशानी का सबब जो है वो सिल्विया प्लाथ अपने आप को ठहरा रही है। उसकी वजह यह है कि इसने लव मैरिज की है। एक तो ये इशारा भी यहां मिल रहा है कि आई ऑर्डर दिस, और दूसरा ये जो परेशानियों का शिकार है वो अपनी ही वजह से है, अपने ही कर्मों की वजह से है। नेक्स्ट, स्क्वेयर एज अ चेयर, और ये बी बॉक्स ऐसे चकोर है जैसे एक कुर्सी होती है। एंड ऑलमोस्ट टू हैवी टू लिफ्ट, और इतना भारी है कि इसको उठाया नहीं जा सकता। हम इन दो लाइनों में अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो एक लकड़ी का डिब्बा है जिसमें मक्खियां रखी जाती हैं, वो मंगवाया है, जो कुर्सी नुमा है, छोटा है, जैसे कि कुर्सी जैसी होता है, और भारी है। और अगर हम दूसरा डीप मीनिंग में जाएं, पर्सनल पोएटेस की लाइफ में जाएं, तो वो कह रही है कि ये जिस मेंटल एंग्विश का मैं शिकार हूं, उस अजियत का सबब मैं खुद ही हूं, क्योंकि मैंने खुद उसका ऑर्डर दिया हुआ है। दूसरा, वो एक चेयर की तरह चौरस है, यहां पर सिमिली यूज कर दी, और इतना भारी है कि उठाया नहीं जा सकता। तो असल में उसकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं कि वो इन मुश्किलात के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल समझ रही है। तो ये दोनों एंगल से हम देख सकते हैं। थर्ड लाइन में आए, आई वुड से इट वाज द कफन ऑफ अ मिजेट, मिजेट बोने को कहते हैं, छोटे कद वाले को। वो कहती है मैं तो इस डिब्बे को ये समझ रही हूं जैसे वो किसी बच्चे का ताबूत होता है बोने का, और अ स्क्वेयर बेबी, या फिर चौरस छोटे बच्चे का। अच्छा, मिजेट और स्क्वेयर बेबी का वर्ड भी हमें बता रहा है जो कि प्रॉपर ग्रोथ जिस बच्चे की ना हुई हो। तो इस प्रॉपर मेंटली ग्रोथ के ना होने को जो सिल्विया प्लाथ की अपनी है, वो यहां इशारा मिलता है। वर देयर नॉट सच अ डिन इन इट, क्या इसके अंदर इतना ज्यादा शोर नहीं है? तो वेयर देयर नॉट
सॉरी ये मिस प्रिंट है, यहाँ वेयर आना चाहिए, वेयर देयर नॉट सच अ डिन इन इट, जिसके अंदर इतना ज्यादा शोर नहीं है। तो यहां हम इन 5 लाइंस के अंदर ये देख सकते हैं कि एक लकड़ी लकड़ी का डिब्बा है जिसके अंदर ऐसे मालूम हो रहा है जैसे पोएटेस इसको ताबूत समझ रही है। तो ये उसकी अपनी पर्सनल लाइफ के जो इमेजेस हैं वो हमें दिखाए गए हैं कि वो मेंटली एंग्विश का शिकार है, जिस वजह से उसे एक बी बॉक्स भी एक कफन की तरह दिखाई दे रहा है और उसके अंदर मक्खियों का जो शोर है। तो अगर पर्सनल लाइफ में देखें तो मेंटली तौर पर जो डिसऑर्डर है उसका शोर जो है वो उसको सुनाई दे रहा है। 6 नंबर लाइन में द बॉक्स इज लॉक्ड, ये वाला डिब्बा बिल्कुल बंद है, मुकफ्फल है, बंद किया हुआ है। इट इज डेंजरस, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी है क्योंकि वो अपने आप को वल्नरेबल स्टेट में भी समझ रही है, तो इस वजह से वो इसको बंद किए हुए है। आई हैव टू लिव विद इट ओवरनाइट, मुझे सारी रात इस डिब्बे के साथ गुजारना है। तो अब जिंदगी की मुश्किलात बहुत ज्यादा कठिन हो गई हैं, जिस वजह से जिंदगी गुजारनी भी मुश्किल है और रहना भी साथ है, और है भी अजियत का मामला उसके साथ रहना। तो असल में यहाँ उसकी जो मैट्रिमोनियल लाइफ है, अज़दवाजी जिंदगी, उसका इशारा भी मिलता है कि हस्बैंड के साथ रहना भी अजियत है, और अगर रहना भी पड़ेगा मजबूरी में, इससे इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। और असल में हुआ यह है कि टेड ह्यूज दूसरी लड़कियों के अफेयर्स में चला गया था, जिस वजह से सिल्विया प्लाथ ज्यादा मेंटली एंग्विश का शिकार हुई थी। तो क्लिनिकल डिसऑर्डर भी इसी वजह से है सिल्विया प्लाथ का, और सुसाइड की वजह भी यही टेड ह्यूज है। नेक्स्ट लाइन को देखें, एंड आई कैन नॉट कीप अवे फ्रॉम इट, और मैं इससे दूर भी नहीं रह सकती। देयर आर नो विंडोज सो आई कांट सी व्हाट इज इन देयर, इसमें कोई भी खिड़कियां नहीं है इसलिए मैं नहीं देख सकती कि इसके अंदर क्या है। हम यहाँ विंडो से मुराद ये भी कह सकते हैं कि हम किसी के दिल के अंदर झांक के देख नहीं सकते, क्योंकि दिल में कौन सा कोई सुराख है कि हम उसके ख्यालात को देख सकें। तो इसी तरह वो कह रही है कि ना मैं डिब्बे में देख सकती हूँ और ना ही किसी के माइंड में चलने वाली चीजों को देख सकती हूँ। तो देयर इज ओनली अ लिटिल ग्रिड नो एग्जिट, थोड़ा सा शगाफ है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है, मक्खियों का भी और इसी तरह किसी के थॉट्स का भी। आई पुट माई आई टू द ग्रिड, मैंने अपनी आंख जो है वो इस दराज में रखी है। इट इज डार्क डार्क, और अंदर सिर्फ तारीकी ही है। और जो बंदा मेंटली डिस्ट्रेस का शिकार होता है उसे हर चीज तारीक या स्याह ही नजर आती है उसके, क्योंकि वो अंदर से स्याही का शिकार हो चुका होता है, तो बाहर की रंगीन मनाजर भी उसके लिए स्याह ही नजर आ रहे हैं। उसके बाद वो कह रही है द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स के 13 नंबर लाइन में, विद द स्वेमी फीलिंग्स ऑफ अफ्रीकन हैंड्स, ये ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई फौज है जैसे कि अफ्रीकन के हैंड होते हैं। वो अफ्रीकन हैंड इसलिए यूज कर रही है कि अफ्रीकन हैंड भी ब्लैक होते हैं, उसको छूने से भी लोग गुरेज करते हैं, तो इसी तरह उन मक्खियों को लोग जो है वो करीब नहीं जा सकते। माइन्यूट एंड श्रंक फॉर एक्सपोर्ट, और इनको बंद करके छोटा बना के, माइन्यूट छोटा करके, श्रंक सुकेड़ के रखा हुआ है एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब मक्खियों के डब्बे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बड़ा सुकेड़ के रखा हुआ है इस डब्बे में बंद करके। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जब कोई बंदा कन्फाइनमेंट का शिकार होता है, बहुत ज्यादा बोझलपन का शिकार होता है, तो वो अपने आप को कैद जो है ना वो महसूस करता है। सिल्विया प्लाथ जो है वो उस मक्खियों की कैद से अपनी जो ख्यालात की कैद है उसकी बात करना चाह रही है। ब्लैक ऑन ब्लैक, और ये स्याह दर स्याह हैं, एंग्रीली क्लैमरिंग, और ये एक दूसरे के ऊपर एक गुस्सीले अंदाज में चढ़ रही हैं। हाउ कैन आई लेट देम आउट, कहती है मैं इन्हें बाहर कैसे निकाल सकती हूँ। इट इज द नॉइस दैट अपॉल्स मी मोस्ट ऑफ ऑल, ये वो शोर है जो मुझे बहुत ज्यादा डराता है, खौफजदा करता है। द अनइंटेलिजिबल सिलेबल्स, और ये ना समझ में आने वाली इनकी बोलियां हैं। इट इज लाइक अ रोमन मॉब, और ये रोमन मॉब की तरह हैं, जो जंगजू फौज है उसकी तरह दिखाई देती हैं। स्मॉल, जब ये थोड़ी हो, टेकन वन बाय वन, एक एक करके, बट माय गॉड टुगेदर, लेकिन जब इकट्ठी हो जाए तो कितनी बड़ी फौज हो जाती। मतलब अगर एक एक करके देखा जाए तो कितनी छोटी छोटी मक्खियां, और अगर ये इकट्ठी हो जाए तो ये रोमन मॉब की तरह बहुत बड़ी फौज की तरह दिखाई दे रही हैं।
ये एक एलियन यूज किया गया है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 21 में, आई ले माई ईयर टू फ्यूरियस लैटन, मैंने अपने कानों को इस लातीनी खौफनाक गजबनाक आवाज की तरफ या बोली की तरफ रखा, मतलब सुना। आई एम नॉट अ केसर या सीजर, ये बादशाह कैसर की तरफ इशारा है कि मैं सीसर नहीं हूं, कैसर नहीं हूं। तो आई हैव सिंपली ऑर्डर्ड अ बॉक्स ऑफ मैनियक्स, मैंने इन छोटा से एक बॉक्स का या एक डिब्बे का जो है ना वो ऑर्डर दिया था। दे कैन बी सेंट बैक, और वो कह रही है कि इसको वापस भी भेजा जा सकता है, लाजमी नहीं है कि अगर मैंने ये अगर मंगवा लिया है तो मैं इसको वापस नहीं भेज सकती, ये डिब्बा वापस भी किया जा सकता है। तो हम इस लाइन से ये भी समझ सकते हैं कि वो कह रही है ये परेशानियां खत्म भी हो सकती हैं। दे कैन डाई, और वो इसके अंदर मर सकती हैं मक्खियां। आई नीड फीड देम नथिंग, मुझे उन्हें खिलाने की कोई जरूरत नहीं। आई एम द ऑनर, क्योंकि मैं उनकी मालकन हूं। तो हमें ये पता चल रहा है कि वो ये कहना चाह रही है, एक तरफ से वो बहुत ज्यादा अपने आप को वल्नरेबल और वीक कंसिडर करती है, और दूसरी तरफ वो अपने आप को मालिक कंसिडर कर रही है कि मैं ना भी खिलाऊं तो मेरा कुछ नहीं जाता। नेक्स्ट है, आई वंडर हाउ हंग्री दे आर, मैं हैरान हूं कि वो कितनी भूखी होंगी। आई वंडर इफ दे वुड फॉरगेट मी, और मैं हैरान हूं कि क्या वो मुझे छोड़ देंगी, भुला देंगी। इफ आई जस्ट अनडिड द लॉक, अगर मैं ये ताला खोलूं, एंड स्टूड बैक एंड टर्न्ड इनटू अ ट्री, मैं पीछे हट के एक दरख्त की मानद खड़ी हो जाऊं। देयर इज द लेबन, ऐसे समझ लें कि एक पौधा है, प्लांट है, वहां एक पौधा है। इट्स ब्लॉन्ड कोलोनार्ड्स एंड द पेटिकोट्स ऑफ द चेरी, और उसकी शाखें जो हैं वो ऐसे हैं जैसे कि चेरी की पेटिकोट्स हो। चेरी जो है वो एक पौधे का नाम है, और पेटिकोट्स उसने जो ऊपर छोटे छोटे सफेद कलर की पोशाक जैसे पहनी हुई होती है, मतलब पौधों के ऊपर जो पोशाक है वो उसकी तरफ इशारा है। दे माइट इग्नोर मी इमीडिएटली, शायद ये मक्खियां फौरी तौर पर मुझे नजरअंदाज कर दें। इन माई मोम सूट, अपने इस लिबास में, एंड फनरल वेल, और इस मातमी किस्म के नकाब में। यहाँ फनरल जो है वो मेटाफर ऑफ डेथ है। इसी तरह आई एम नो सोर्स ऑफ हनी, और दूसरी बात यह है कि मैं मक्खियां जो है वो मेरी तरफ इसलिए भी नहीं आएंगी कि मैं कोई शहद का जरिया नहीं हूं उनके लिए। तो इसका मतलब यह है कि ये भी मेटाफर है पर्सनल गेन्स का। सो वाई शुड दे टर्न ऑन मी, इसलिए वो मेरी तरफ क्यों आएंगे जब मुझे उनसे जब उन्हें मुझसे फायदे कोई नहीं होना। तो इसलिए टुमारो आई विल बी स्वीट गॉड, कल मैं बहुत अच्छा काम करूंगी, मोतबर काम करूंगी, बड़ों वाला गॉड जैसा। आई विल सेट देम फ्री, मैं उन्हें छोड़ दूंगी। द बॉक्स इज ओनली टेम्पररी, और साथ उसने कहा है कि ये बॉक्स या डिब्बा बिल्कुल आरजी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके फौरी 4 मंथ बाद इसने सुसाइड कर ली थी। तो इस बॉक्स को अगर देखा जाए तो ये वो कह रही है कि मेरी परेशानियां आरजी हैं, मैं जब चाहूं इन परेशानियों से जान छुड़वा सकती हूं, और कल मैं इन मक्खियों को आजाद कर दूंगी। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी अजियत जो है इस करब वाली लाइफ से अपने आप को छुटकारा भी दे सकती हूँ। तो ये इसके हिडन मीनिंग में आएगा। अब आते हैं अपनी इस पोएम में यूज होने वाली लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ। सबसे पहले लाइन नंबर 2 और 19 के अंदर सिमिली का यूज किया गया है। सिमिली कहते हैं दो मुख्तलिफ चीजों को जब एज और लाइक के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसा कि लाइन नंबर 2 में अगर देखें तो वो कह रहा है कि वुड बॉक्स स्क्वेयर एज अ चेयर, लकड़ी के डिब्बे को चौरस कहा गया है कुर्सी की तरह। तो एज जो है वो सिमिली है। इसी तरह 19 नंबर लाइन को अगर हम देखें तो इसके अंदर उसने यूज किया है इट इज लाइक अ रोमन मॉब, ये जो है मक्खियां वो ये रोमन मॉब की तरह हैं। तो लाइक जो है ये भी सिमिली के तौर पर यूज हुआ। इसी तरह कायुरा किसे कहते हैं, जब पोएट किसी लाइन के अंदर पंचुएशन मार्क के जरिए पास या ब्रेक लेना चाहे तो इसे कायुरा कहेंगे। जैसे लाइन नंबर 6 में देखें, द बॉक्स इज लॉक्ड, ये डिब्बा बंद है। इट इज डेंजरस, साथ कोमे का यूज किया गया है तो ये कायुरा कहलाएगा। उसके अलावा अगर हम इस पोएम के अंदर एंजेममेंट को देखें तो लाइन नंबर फर्स्ट एंजेममेंट कहते हैं रन ऑन लाइन को। जब एक लाइन को पढ़ने से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, उसको समझने के लिए नेक्स्ट लाइन को पढ़ना पड़े, तो इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं। इसके बरक्स जब किसी लाइन को पढ़ने से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो इस टेक्निक को एंड स्टॉप लाइन कहेंगे। अब फर्स्ट लाइन को देखें, आई ऑर्डर दिस क्लीन वुड बॉक्स स्क्वेयर एज अ चेयर। तो वुड बॉक्स को जो है
वुड बॉक्स तक पढ़ने से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी जब तक नेक्स्ट लाइन ना पढ़ें स्क्वेयर एज अ चेयर, तो इसको इंजमेंट कहेंगे। उसके बाद है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहते हैं रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन। एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में जब कॉन्सोनेंट लेटर्स से रिपीटिशन हो तो उसे एलिट्रेशन कहेंगे। जैसे लाइन नंबर 3, 9, 21 और 26 में हम देख सकते हैं, हाईलाइटेड फॉर्म में आपके सामने मौजूद है। लाइन नंबर 3 में देखें, वुड और वाज, डब्ल्यू डब्ल्यू की रिपीटिशन है कॉन्सोनेंट लेटर की, ये भी एलिट्रेशन की एग्जांपल है। अगर लाइन नंबर 9 में देखें तो यहाँ पर है हमारे पास सो और सी, ये एस एस की रिपीटिशन भी एलिट्रेशन है, और नेक्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं। अब आते हैं हम कॉन्सोनेंट्स की तरफ। ये होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स इन डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन इंस्टेड ऑफ इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। ये लफ्ज के आगाज में एलिट्रेशन हो गए, कॉन्सोनेंट लेटर की रिपीटिशन एलिट्रेशन होगी, लेकिन अगर वर्ड के आगाज के अलावा किसी जगह पर कॉन्सोनेंट लेटर्स की रिपीटिशन हो तो उसे कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। जैसे लाइन नंबर 2 में, 5 में और 7 में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 2 देखें तो यहाँ पर हमारे पास है कॉन्सोनेंट्स की एग्जाम्पल। सबसे पहले इसको हाईलाइटेड सॉरी नहीं किया गया, तो लाइन नंबर 2 में अगर देखें स्क्वेयर एज अ चेयर, तो ये जो आर आर की रिपीटिशन है ये भी कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन है, इसको हम देख सकते हैं। उसके अलावा ऑलमोस्ट और लिफ्ट, टी टी की रिपीटिशन, ये भी कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल है। ये पहले हाईलाइटेड नहीं थी इसलिए मैं अब कर रहा हूँ। उसके अलावा लाइन नंबर 5 में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि वेयर और देयर, आर आर की रिपीटिशन, डिन और इन, आई एन एन की रिपीटिशन, ये भी कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल है। उसके अलावा लाइन नंबर 7 में देखते हैं हमारे पास ओवरनाइट और इट, ये जो टी टी की रिपीटिशन है इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये भी कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल है। अब आते हैं एसोनेंस की तरफ। एसोनेंस कहते हैं रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन। एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर जब वाउल की रिपीटिशन हो तो उसे एसोनेंस कहेंगे। जैसे लाइन नंबर 5, 7, 9, 10 के अंदर हम देख सकते हैं, सोन आगे भी लाइंस हैं। लाइन नंबर 5 में देखें तो वर देयर, ई ई की रिपीटिशन, डिन इन और इट, आई आई की रिपीटिशन। अब इस पोएम के अंदर कुछ इमेजेस यूज हुए हैं, जैसे बॉक्स, चेयर, कफन, बेबी, विंडोज, आइस, लैंड्स, मॉब, ईयर्स, ट्री, चेरी, वेल, हनी। अगर इस पोएम के थीम्स को देखें, कन्फाइनमेंट का थीम है, एंट्रैपमेंट का थीम नजर आएगा, नेचर का थीम है, अनकंट्रोलेबल थीम है, फीमेल आइडेंटिटी का थीम है, डोमेस्टिसिटी का थीम नजर आएगा, मेंटल हेल्थ का, मेंटल एंग्विश का, पावर ऑफ डायनेमिक्स का, कंट्रोल ऑफ सोसाइटी का, अनकॉन्शियस माइंड का, इरेशनल, उसके अलावा डेथ का, पेसिमिज्म का, इनसिक्योरिटी वगैरह, ये थीम्स हम देख सकते हैं। और ये कुछ रिटोरिकल क्वेश्चन है, जब हम देखें कि पोएटेस खुद भी आंसर को जानती हो या जानता हो और साथ वो क्वेश्चन मार्क रीडर के पर छोड़ दे तो इसे रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कि हाउ कैन आई लेट देम आउट के बाद क्वेश्चन मार्क यूज किया गया। ये अफ्रीकन, रोमन और लैटिन और केसर, ये कुछ एलियंस यूज किए गए हैं। एलियन कहते हैं रेफरेंस या हवाले को। एनाफोरा का एग्जाम्पल इस पोएम में मिलेगा, आई आई आई, जब रिपीटिशन होती है मुख्तलिफ वर्ड्स की सक्सेसिव लाइंस में तो इसको एनाफोरा कहते हैं। टू और मोर देन टू लाइंस स्टार्ट विद द सेम वर्ड इज कॉल्ड एनाफोरा। जैसे कि आई ले, आई एम और आई हैव, ये जो आई आई की रिपीटिशन है ये एनाफोरा की एग्जांपल है। इसी तरह सिमिली यूज की गई है 19 नंबर लाइन में, इट इज लाइक अ रोमन मॉब, ये आपको बता दिया है। और लास्ट पर हम कुछ सिंबल्स देखते हैं, यहाँ 26 और 27 आई वंडर से शुरू हो रहा है, ये भी रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड्स इन द सक्सेसिव लाइंस हमें देखने को मिलते हैं, जो एनाफोरा की एग्जांपल है। फनरल वेल, ये भी मेटाफर है और हनी भी मेटाफर है। और लास्ट पे हम सिंबल्स देख के इस पोएम को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले इस पोएम के अंदर बॉक्स का सिंबल है, बॉक्स कहते हैं कन्फाइनमेंट या ट्रैप को। उसके अलावा बीज के सिंबल के तौर पर लिया गया है
बी सिंबल हैं अनकंट्रोलेबल या फेमिनिनिटी के। हनी कॉम्स जो है वो कम्प्लेक्स सोसाइटी का सिंबल है। व्हाइट हाइव इनोसेंस और डिजायर का सिंबल है। ब्लैक बीज ये डार्क और फियर का सिंबल है, डार्कनेस का। द की पावर और कंट्रोल का सिंबल है। बॉक्स स्लैट्स प्रिजन का या कन्फाइनमेंट का सिंबल है। हम ये ऑपरेशन या एंग्जाइटी के सिंबल के तौर पर लिया गया। इस पोएम को एक तो हमने टेक्सचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरल मीनिंग देख लिया है, और दूसरा जो हिडन थॉट्स हैं पोएटेस की वो भी इसके साथ साथ देखे हैं इसको समझने के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।